हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये टॉपिक सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, राइट। और कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कंजर्व्ड। तो यानी कि हाफ कंजर्व्ड नेचर ऑफ रेप्लिकेशन, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेप्लिकेशन टू, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड या फिर डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये जो दो मेथड्स हैं हम वो नहीं डिस्कस कर रहे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहली बार ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये मेजल्सन एंड स्टॉल ने इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में दिया था इन द ईयर 1958। क्योंकि डीएनए का जो नेचर है, पहले तो डीएनए होता कैसा है, डबल हेलिक्स होता है, ये सब कुछ 1953 में आइडेंटिफाई ही हुआ था। डिस्कवरी ही तब हुई थी जब वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो किसने दिया था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, व्हाट मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर यूज्ड। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो होता है वो होता क्या है। मतलब half of the DNA will come from the parents and half of the DNA will come as a new DNA, right? तो इसीलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पेरेंटल DNA, तो यहाँ पे क्या होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड इस तरफ आ जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ आ जाएगा। जो नया स्ट्रैंड बनेगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ वन न्यू स्ट्रैंड हियर एंड वन न्यू स्ट्रैंड हियर। तो दैट मीन्स कि ये हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो पेरेंट का है और हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो नया बना है, इसलिए हम इसको मेनली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिस्कस करते हैं ये एक्सपेरिमेंट के बारे में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मेजल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उन्होंने क्या किया, मेनली इन दोनों ने मिलकर के एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लगाया। उसमें इन्होंने मेनली ये किया कि जो ये इकोलाई बैक्टीरिया थे, ये जो बॉडी दिख रही है इसकी, ये इकोलाई की है और इसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, इन्होंने N15 कंटेनिंग मीडियम में डाला। N15 जो होगा, N15 इज अ हेवी आइसोटोप, ठीक है। ये जो है ये हेवी आइसोटोप है किसका? नाइट्रोजन का। तो ये हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में इन्होंने इसको मेनली ग्रो किया फॉर 1 जनरेशन। जब एक जनरेशन के लिए इसको ग्रो किया और इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्होंने देखा कि ये जो है ये कहाँ पे सेंट्रीफ्यूज होके आ रहे हैं, इनकी जो बैंड आ रही है वो सेंटर में आ रही है। जो एपेंडॉफ है उसके सेंटर में यहाँ पे हैवी चेन की बैंड आएगी। क्लियर? फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया, सेल्स को ग्रो किया N14 कंटेनिंग मीडियम में। अब की बार इन्होंने N15 नहीं लिया क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस है। हमें ये पता होता है कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डीएनए में मेनली होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस जब अगर है तो ये जो भी इनको नाइट्रोजन कंपाउंड मिल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे N15 मीडिया जो है उसकी वजह से यहाँ पे जितना भी डीएनए पे क्या हो गया, वहाँ पे नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट जनरेशन में रेप्लिकेशन होना है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसी बैक्टीरिया को इन्होंने उठाया और इसको फिर ग्रो कराया N14 कंटेनिंग मीडियम में। अब नाइट्रोजनस बेस कौन सा मिल रहा है? लाइट आइसोटोप। N14 जो होता है वो लाइट आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। तो लाइट आइसोटोप जब इनको मिला तो क्या हुआ, जो नया वाला अब डीएनए बनेगा, क्योंकि जो पुराने बने हुए हैं वो तो अब N14 नहीं लेंगे ना, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो नया डीएनए बनेगा उसके पास कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा, वो आएगा N14 का, क्योंकि नया अब डीएनए को तो अपने आप डीएनए बनना शुरू होगा। न्यू कॉपी ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ओवर हियर। तो ये जो न्यू कॉपी बनेगी उसमें नाइट्रोजन का 14th जो आइसोटोप था वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है और जो पुराना वाला था उसमें ऑलरेडी N15 इनकॉर्पोरेटेड है। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो अब जो ये बना नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए वो इस तरीके का बना कि जो पेरेंटल डीएनए थे वो दो उसमें डिवाइड हुए, एक पुराना डीएनए आया और एक जो नया डीएनए बना वो N14 इनकॉर्पोरेट हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें मिला, यहाँ पे हमें मिला कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, N15 प्लस N14। इससे ये पता चला कि एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है और एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो नया बना है, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम चीज हुई। क्लियर? तो ये जो N15 वाला जो कंपाउंड था वो दो में डिवाइड हुआ, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए और एक एक नया नया स्ट्रैंड बना। फिर जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो इनको हाइब्रिड्स मिले, हाइब्रिड ऑफ द डीएनए, जो कि बीच में ही सेटल हुए।
N15 और N14 का जो हाइब्रिड था वो एपेंडोफ के बीच में ही सेटल हुआ। क्लियर। फिर इन्होंने नेक्स्ट थर्ड जनरेशन लिया और थर्ड जनरेशन में क्या किया, ये इनका थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में इन्होंने अगेन N14 कंटेनिंग मीडियम में ही ई कोलाई को ग्रो कराया। अब आप देखो ये दो स्ट्रैंड्स हैं, एक पिंक है और एक क्या है यहाँ पे ग्रीन स्ट्रैंड है। तो ये जो डीएनए का पिंक वाला स्ट्रैंड है दैट इज फ्रॉम N15 आइसोटोप, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब थर्ड जनरेशन में इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया N14 कंटेनिंग मीडियम में, तो यहाँ देखो आप, यहाँ क्या होगा, अगेन एक स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा और एक अपना नया बनेगा, यही होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ ये प्रूव करना चाहते हैं जो कि हमें विजिबली दिखाई दे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो एक जो पुराना स्ट्रैंड है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है N15 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो ये पिंक वाला जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड था और यहाँ का एक N14 दैट इज ये वाला जो था ये पेरेंटल था। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला जो है ये मान लो कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड से आया और ये वाला जो पिंक वाला है दैट इज N15 वाला था ये, राइट। तो ये यहाँ से आ गया, तो ये पेरेंट से आए। अब नया जो बनेगा, अब अगेन क्या होगा, क्योंकि ये N14 कंटेनिंग मीडियम में है इसलिए जो लाइट आइसोटोप है उसी का नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे यूटिलाइज होगा नया डीएनए बनने के लिए। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा ये ग्रीन वाला दैट इज N14 वाला जो स्ट्रैंड था वो नया बना। यहाँ पे ऑलरेडी एक पुराना जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो N14 का ही था और जो नया स्ट्रैंड बना वो क्या हुआ, फिर से अगेन N14 कंटेनिंग मीडिया। यहाँ पे भी सेम है, एक N14 कहाँ से आया था, पेरेंट से आया था और नया वाला जो डीएनए बनेगा वो भी N14 ही इनकॉर्पोरेट करेगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो था वो N15 था और जो नया बना वो N14 का बना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम नया डीएनए देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हर बार एक पेरेंट से आ रहा है और एक जो है वो उसका अपना नया बन रहा है। दैट प्रूव्स दैट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाफ ही कंजर्व्ड होता है डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो एक डीएनए जो है वो पेरेंट का आ रहा है और एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो क्या बन रहा है, वो नया बन रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ कंजर्व्ड, आधा ही कंजर्व्ड है और आधा जो है वो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है। तब अब जब इस वाले ई कोलाई को हम वापस से सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो लाइट वाला जो बैंड होता है ना दोनों, वो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूज में जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो ऊपर रहती हैं और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो नीचे की तरफ सेटल होती हैं। तो ये दोनों जो हाइब्रिड थे वो उसी लोकेशन पे मिलेंगे जहाँ पे ये वाला हाइब्रिड मिला था। क्लियर। और ये जो मिला, ये लाइटर चेन जो है ये एक ऊपर की तरफ मिला। अगर हमें कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेंट्रीफ्यूज वाला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपको ये वाला पार्ट ना दे करके अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में ये वाले डायग्राम्स बना के दे दिए जाएं, देन यू मस्ट बी केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन है जहाँ पे हैवी नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन है क्योंकि यहाँ पे हैवी और लाइट दोनों नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए ये सेकेंड जनरेशन होगा ई कोलाई का। और थर्ड जनरेशन जो ई कोलाई का वो ये वाला होगा जहाँ पे ये हाइब्रिड है और N14 लाइट आइसोटोप कंटेनिंग डीएनए है वो भी प्रेजेंट है। क्लियर। सो ये था बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विद द सेम पेज नेम दैट इज एज पाठशाला, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम पेज नेम दैट इज एज पाठशाला। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।